नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। पिछले कुछ समय से जापान का पूरी दुनिया में काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। कारण है कि जापान अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के वाटर को पैसिफिक ओशियन में डाल रहा है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को टेप्को TEPCO, जिसकी फुल फॉर्म है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ये ऑपरेट करती है। जापान की सरकार का ये भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि क्योंकि टेप्को नाम की जो कंपनी है जो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करती है, इसकी जापान की सरकार के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, इसलिए जापान की गवर्नमेंट टेप्को को नज़रअंदाज कर रही है। जैसे आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हो, ये फिजिक्स और का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि जापान डिस्चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर फ्रॉम फुकुशिमा इज़ अवॉइडेबल, रिस्की एंड पोटेंशियली इलीगल। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो जापान अपने रेडियो एक्टिव वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है पैसिफिक ओशियन में, ये अवॉइडेबल है, ये रिस्की है और ये पोटेंशियली इलीगल है। इतना ही नहीं, CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने जापान से सी फूड को भी बैन कर दिया है जब टोक्यो ने डिसाइड किया कि हम रेडियो एक्टिव वाटर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर को पैसिफिक ओशियन में डालेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को विस्तार से कवर करेंगे कि ये कंसर्न क्या है, जो लोग इस डिसीजन का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और जापान की गवर्नमेंट और ये जो टेप्को नाम की कंपनी है ये क्या जस्टिफिकेशन दे रही है। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ओशियन स्टडीज़ और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। देखिए दोस्तों, जापान को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी, उसमें फुकुशिमा नाम के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था जापान का, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई थी, जिसकी वजह से अब इसे चलाने के लिए जापान को पानी की ज़रूरत है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक तो जापान को हर दिन 170 टन वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कूल रखने के लिए। कूल करने के बाद ये जो वाटर होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ कंटेमिनेट हो जाता है और इस वाटर को वाटर टैंक्स में स्टोर किया जाता है। अभी तक तो ऐसा ही चलता था, लेकिन अब जो जापान के पास वाटर टैंक्स हैं वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं, भर चुके हैं। इसलिए अब जापान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो वाटर है इसको हम पैसिफिक ओशियन में डाल देंगे। अब क्योंकि ये वाटर जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ कंटामिनेटेड है, इसलिए इसको एज इट इज़ तो पैसिफिक ओशियन में नहीं डाला जा सकता, तो इस वाटर को फिल्ट्रेट करके पैसिफिक ओशियन में डाला जा रहा है। जिस प्रोसेस के माध्यम से इसे फिल्ट्रेट किया जा रहा है वो है ALPS, यानी एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखिए, ये जो ALPS है ये काफ़ी एडवांस मेथड है वाटर को फिल्टर करने का, ट्रीट करने का। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इस ALPS की मदद से 62 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उन्हें फ़िल्टर किया जा सकता है। लेकिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ट्रीटियम, ये इसे फ़िल्टर नहीं करता है। क्या है ये ट्रीटियम? देखिए, ट्रीटियम जो है ये फॉर्म है हाइड्रोजन की, या फिर आप इसे ऐसा कहिए कि ट्रीटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अब देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। सबसे पहले प्रोटियम की बात करते हैं। जो प्रोटियम है वो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा यही पाया जाता है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। तो कितना ज़्यादा पाया जाता है? 99.98%। अब ये सोचिए, अभी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं, इनमें से 99.98% सिर्फ प्रोटियम पाया जाता है। ये जो प्रोटियम है इसमें आपको ये एक P दिख रहा होगा, ये P क्या है? ये है प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन होता है। दूसरा आता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये एक न्यूक्लियस में होते हैं। ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। ये जो ड्यूटेरियम है इसकी कितनी कंसंट्रेशन होती है? 0.0262 to 0.0184%। जिस भी वाटर में ये ड्यूटेरियम होता है उसी वाटर को हैवी वाटर बोला जाता है। तीसरा आता है ट्रीटियम। ट्रीटियम जो है ये काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ये जो ट्रीटियम है ये कन्वर्ट होता है हीलियम 3 में ड्यू टू बीटा डिके। तो आपने ध्यान रखना है कि ट्रीटियम जो है ये हीलियम 3 बनाता है बीटा डिके की वजह से। अब ये जो ट्रीटियम है इसका हाफ लाइफ पीरियड
12.32 ईयर्स होता है और ये ट्रेस अमाउंट्स में नेचुरली भी हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ट्रीटियम खतरनाक है ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर हमारे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए, क्या ये खतरनाक है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए दोस्तों, ट्रीटियम जो है वो काफ़ी वीक बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। काफ़ी साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये बीटा पार्टिकल्स जो ट्रीटियम के द्वारा इमिट किए जाते हैं ये इतने वीक होते हैं कि इन्हें एक प्लास्टिक शीट या फिर जो हमारी ह्यूमन स्किन है वो भी स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है। तो इसका कोई ज़्यादा खतरा या कोई ज़्यादा रिप्रकशंस हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए या एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। ट्रीटियम जो है ये डेंजरस नहीं है, ना तो एनवायरनमेंट के लिए ना ही पीपल्स के लिए, लोगों के लिए, अगर इसको डिल्यूटेड फॉर्म में रिलीज़ किया जाए, यानी डिल्यूटेड फॉर्म में छोड़ा जाए। अब ये जो डिल्यूटेड फॉर्म है इसका क्या मतलब है? डिल्यूट किसकी मदद से किया जाएगा? तो ऑब्वियस ये बात है कि इसे वाटर में डिल्यूट किया जाएगा। हालांकि हमारे पास ऐसे भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जैसे कि सीजियम 137 है, स्टोंशियम 90 है, लेकिन जो ट्रीटियम है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना सीजियम 137 और स्टोंशियम 90 है। इसके साथ साथ जो ट्रीटियम है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है। जैसे ट्यूना के केस में हम सब जानते हैं कि मरकरी एक्यूमुलेट होता है। आप लोगों ने मीनामाटा डिजीज़ के बारे में सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे मरकरी ट्यूना में एक्यूमुलेट हो जाता है वैसे ट्रीटियम एक्यूमुलेट नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर फ्रैक्शन ऑफ ट्रीटियम, थोड़ा सा ट्रीटियम अगर ओशियन में चला भी जाए न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट की वजह से, तो धीरे धीरे ये उस वाटर में डिल्यूट होता जाता है और उस समय तक डिल्यूट होता रहता है जब ये अनडिटेक्टेबल हो जाता है, यानी कि जब इसको डिटेक्ट करना नामुमकिन हो जाता है या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तब तक ये डिल्यूट होता रहता है, ना ये एक्यूमुलेट होता है। तो इसलिए ये डेंजरस नहीं है, ना तो लोगों के लिए ना एनवायरनमेंट के लिए, ऐसा कई साइंटिस्ट दावा करते हैं। एक टर्म आती है बिग क्वर्ल, BQ। ये जो बिग क्वर्ल है ये एक यूनिट होती है जो किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल के रेट को मेज़र करती है कि किस रेट में ये रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। एक पुरानी इंग्लिश सेइंग है, द सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इज़ डिल्यूशन। पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो डिल्यूशन है। ये जो जापान की गवर्नमेंट है और ये जो इलेक्ट्रिक कंपनी है टेपको, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ये इस ओल्ड इंग्लिश सेइंग को सिद्ध कर रही है। टेपको का दावा है कि वो इस वाटर को डिल्यूट करती है तब तक जब तक ट्रीटियम की जो कंसंट्रेशन है वाटर में वो 1500 बिक्वर्ल पर लीटर तक रिड्यूस ना हो जाए। और अगर मान लो एक बार फिल्ट्रेशन करने के बाद ट्रीटियम की कंसंट्रेशन वाटर में रह भी जाती है तो उसको दोबारा रिपीट किया जाता है, तब तक रिपीट किया जाता है जब तक ट्रीटियम की जो कंसंट्रेशन है वो 1500 बिक्वर्ल पर लीटर से कम ना हो जाए या उतनी ना हो जाए। तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्या है? ट्रीटियम खतरनाक नहीं है, ट्रीटियम जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी और मैरीन लाइफ के लिए इसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं है, ये वाटर में खुद ब खुद डिल्यूट हो जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और क्यों जापान का इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है? तो यहाँ पर आता है ग्रीन पीस। आप सब जानते हैं ग्रीन पीस एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रीन पीस का कहना है कि जापान की गवर्नमेंट और टेपको ये रेडिएशन लेवल से ध्यान भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें करती है। ग्रीन पीस का ये दावा है कि टेपको कंपनी के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसमें यह कहा गया कि ये जो वाटर पैसिफिक ओशियन में फेंका जा रहा है, इस वाटर में कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयोडीन, रुदीनियम, रोडियम, एंटीमनी, टेलुरियम, कोबाल्ट और स्टोंशियम। इवन ग्रीन पीस का यह भी दावा है कि जिस एल्प्स नाम के सिस्टम को, एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे इस वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो इस प्रकार से बनाया गया है कि ये कार्बन 14 को फिल्टर नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ ट्रीटियम की बात करना और यह कहना कि ये डेंजरस नहीं है और ये डिल्यूट हो जाता है वाटर में, इस प्रकार की बातें करना सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन लेवल से जापान की जनता और पूरी दुनिया की जो अटेंशन है उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है?
देखिए दोस्तों, इसके दो अल्टरनेटिव हैं। सबसे पहले आता है इंस्टॉलिंग मोर स्टोरेज टैंक्स। अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसका जो वाटर था वो क्या होता था, उसको वाटर टैंक्स में डाल दिया जाता था। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि वाटर टैंक जो हैं वो भर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आप और वाटर टैंक्स को इंस्टॉल कर दो। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये जो एरिया है ये अर्थक्वेक के लिए प्रोन है। यहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक्स आते हैं। अगर मान लो अर्थक्वेक की वजह से ये जो आपके पास स्टोरेज टैंक्स हैं ये गिर जाते हैं और इनका जो वाटर है ये सॉइल में चला जाता है या वाटर में चला जाता है, तो डायरेक्टली ये वहाँ पे कंटामिनेट करेगा और पोल्यूशन कोज करेगा, जिससे काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस खड़ी हो सकती हैं जनता के बीच में। इसके साथ साथ अगर मान लो कहीं अर्थक्वेक आ गया और ये गिर गया, तो ये जो वाटर है ये एक्वीफर में जाके रुक जाएगा। एक्वीफर क्या होते हैं? एक्वीफर रॉक की वो लेयर होती है जो वाटर को होल्ड करती है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर मान लो अर्थक्वेक की वजह से ये जो वाटर टैंक्स हैं ये गिर जाते हैं और इनका जो पानी है वो एक्वीफर में चला जाता है, तो यहाँ होगा क्या? यहाँ पे जो डिल्यूशन का रेट है वो काफ़ी स्लो होगा और इसलिए ये पोटेंशियली कोई ना कोई थ्रेट कॉज कर सकता है इंस्टॉलिंग मोर स्टोरेज टैंक्स, जो कि पहला अल्टरनेटिव है। दूसरा आता है आपके पास अलोइंग द कूलिंग वाटर टू वेपोरेट। आपके पास टैंक्स हैं, टैंक्स में आपके पास वाटर है, आप इसको गर्म करो ताकि जो आपके पास कूलिंग वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये वाला जो रास्ता है इसमें जो ट्रिटियम का थ्रेशोल्ड है वो 5 बेक्वेरल पर लीटर हो जाएगा, जबकि हमने पहले देखा कि जब इसको ट्रीट करने के बाद पैसिफिक ओशन में डाला जा रहा है, तो एज़ पर टेपको टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी उस वाटर में ट्रिटियम का क्या थ्रेशोल्ड है 1500 बेक्वेरल पर लीटर, और यहाँ पे कितना है? मात्र 5 बेक्वेरल पर लीटर। तो उस हिसाब से तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक बार जब रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन एयर में रिलीज़ कर दिया जाएगा तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि विंड्स वो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर दें, काफ़ी दूर दराज में जाके वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो इस प्रकार से इन दोनों अल्टरनेटिव्स के अपने अपने पॉजिटिव और उसके साथ साथ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने ये बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी कमियां हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उन्हें पढ़ के और ज़्यादा इम्प्रूव अपने आप को कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।